गर्मा गर्म चटपटी ताजी आलू टिक्की लो, सस्ती और स्वादिष्ट। आलू टिक्की खाओ, एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। आओ पक्षियों, गर्मा गर्म आलू टिक्की खाओ। जंगल में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी जिसका नाम था टुनटुनी। उसकी चहचहाट सुनकर पूरा जंगल खिल उठता था, लेकिन उसकी जिंदगी में गहरी उदासी भी थी। टुनटुनी चिड़िया का दिल बहुत बड़ा था, लेकिन उसकी किस्मत बहुत छोटी थी। वो गरीब थी और जंगल में बसी हुई अपने छोटे से घोंसले में वो अकेले रहती थी। उसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। टुनटुनी अक्सर खुद से कहती थी, क्या करूं? मेरे पास कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ न कुछ ऐसा करूं जिससे जंगल के सभी जानवरों पक्षियों की मदद कर सकूं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया ने सोचा, अगर मैं कुछ बेचूं तो शायद कुछ पैसे कमा पाऊं और मेरे पास थोड़ा सा आराम आ सके। उसने जंगल में एक छोटी सी दुकान खोलने का फैसला किया। अब जंगल के जानवरों और पक्षियों के बीच टुनटुनी का नाम प्रसिद्ध हो गया था और उसे कुछ ताज़ा स्वादिष्ट बेचने का आइडिया आया। उसने अपने आप से कहा, मैं आलू की टिक्की बेचूंगी, ये स्वादिष्ट होगी और सभी पक्षियों को पसंद आएगी। लेकिन टुनटुनी के साथ एक समस्या थी। वो गरीब थी। उसे अपने छोटे से घर के बाहर दुकान खोलने के लिए पैसों की जरूरत थी। फिर भी उसने हार नहीं मानी और जंगल के रास्तों पर आलू टिक्की बनाने और बेचने की योजना बनाई। वो दिन भी आया जब टुनटुनी ने अपनी छोटी सी दुकान लगाई और आलू टिक्की बेचना शुरू किया। उसकी दुकान बहुत अच्छी थी। लकड़ी के छोटे से स्टॉल पर उसने गन्ने की छाव बनाई थी और ऊपर कुछ रंग बिरंगे कपड़े लटकाए थे। आलू टिक्की का स्वाद बहुत खास था, बिल्कुल जंगल की ताजगी जैसा। टुनटुनी ने खुशी से आवाज लगाई, आओ आओ, गर्मा गर्म चटपटी ताजी आलू टिक्की लो, सस्ती और स्वादिष्ट। आलू टिक्की खाओ, एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। आओ पक्षियों, गर्मा गर्म आलू टिक्की खाओ। जल्दी जंगल के कई जानवर और पक्षी उसके पास आने लगी। खरगोश, बंदर, हिरन और सभी पक्षी टुनटुनी चिड़िया की आलू टिक्की का स्वाद का मजा लेने आए। लेकिन इस खुशी में काले बादल की तरह कालू कौवा भी था। कालू कौवा जंगल का सबसे शरारती और आलसी पक्षी था। उसे किसी की खुशी देखी नहीं जाती थी। वो अक्सर किसी न किसी का मजाक उड़ाने या परेशान करने का तरीका ढूंढता रहता था। कालू कौवा एक दिन जंगल में उड़ते हुए बोला, क्या ये टुनटुनी चिड़िया अपनी टिक्की बेचने आई है? क्या बकवास है टुनटुनी, तुम कितनी मूर्ख हो बेचने के लिए आलू टिक्की। तुम जैसी चिड़िया तो जंगल में क्या काम करेगी। टुनटुनी डरते हुए बोली, तुम ऐसा क्यों कहती हो कालू? मैं तो बस जंगल के जानवरों पक्षियों को खुश करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरे हालात खराब हैं, लेकिन मैं कड़ी मेहनत करके कुछ भी कर सकती हूँ। कालू हंसी उड़ाते हुए बोला, तुम कड़ी मेहनत, तुम तो बस आलू टिक्की बना सकती हो और कुछ नहीं। ये जंगल तुम्हारे जैसे छोटे से चिड़िया के लिए नहीं है। तुम्हें अपनी औकात समझनी चाहिए। टुनटुनी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके दिल में गहरी पीड़ा थी। फिर भी उसने हार नहीं मानी। वो रोज अपनी टिक्की बनाने और बेचने में लगी रहती, क्योंकि उसे अपनी उम्मीदों को जिंदा रखना था। एक दिन जब टुनटुनी अपनी दुकान पर बैठी थी, कालू कौवा फिर से आया। वो उड़ा और टुनटुनी के पास आकर बोला, तुम अपनी टिक्की बेचने से क्या कर पाओगी टुनटुनी? क्या तुम समझती हो कि तुम सबको खुश कर सकोगी? टुनटुनी चिड़िया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शायद तुम सही हो कालू। मैं नहीं जानती कि मैं किसे खुश कर सकती हूँ, लेकिन मैं अपने दिल से हर एक टिक्की बनाती हूँ। मैं जानती हूँ कि छोटा काम भी बड़ा असर डाल सकता है। कालू ने गहरी हंसी हंसते हुए कहा, चलो चलो देखता हूँ तुम्हारी इस छोटी सी दुकान में कितनी टिक्की बिकती है। हालांकि सबके बावजूद टुनटुनी चिड़िया की दुकान का चलन बढ़ता ही गया। जंगल के सभी जानवर और पक्षी उसकी आलू टिक्की का स्वाद लेने आने लगे। धीरे धीरे वो जंगल में सबसे प्यारी और मेहनती चिड़िया बन गई। उसके छोटे से काम ने सबको ये सिखाया कि मेहनत और ईमानदारी से किया गया हर काम सम्मान के योग्य होता है। लेकिन कालू कौवे का दिल जलने लगा। वो अपनी शरारतें बंद नहीं कर पाया और उसने एक दिन टुनटुनी चिड़िया के स्टॉल के पास एक और चाल चली। कालू ने जंगल के सभी पक्षियों को इकट्ठा किया। देखो देखो, ये टुनटुनी चिड़िया जो तुम्हें आलू टिक्की दे रही है, वो आलू कहाँ से लाई है? क्या तुम जानते हो कि वो आलू टिक्की कितनी गंदगी से बनी होगी? क्या तुम इसे खाकर बीमार नहीं पड़ सकते?
ये सुनकर सभी जानवर और पक्षी चौंक गए, कुछ डर गए और कुछ परेशान हो गए और कुछ ने टुनटुनी चिड़िया को शक की नजरों से देखना शुरू कर दिया। टुनटुनी ने डरते हुए पूछा, तुम ऐसा क्यों कहते हो कालू? कालू, क्या तुम सच में मेरे बारे में ऐसा सोचते हो? कालू हंसी के साथ बोला, क्या तुम मेरी बात नहीं समझी टुनटुनी चिड़िया? मैं तुमसे कह रहा हूँ कि यह टिक्की तुम्हारी नहीं है, ये तुम्हारी मेहनत का नतीजा नहीं हो सकता। तुम चाहे जो भी कहो कालू, मैं जानती हूँ कि मैं साफ सुथरी टिक्की बनाती हूँ और मैं तुम्हारे शब्दों से डरने वाली नहीं हूँ। तुम बस सभी पक्षियों को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो। मैं तुम्हारी चाल में फंसने वाली नहीं हूँ। वो जानती थी कि अपनी मेहनत और ईमानदारी से जो किया जाए वो कभी बेकार नहीं जाता। कुछ समय बाद कालू का शरारती खेल उल्टा पड़ गया। जंगल के पक्षियों ने देखा कि टुनटुनी चिड़िया की आलू टिक्की वाकई स्वादिष्ट और साफ सुथरी थी और कालू की बातें सिर्फ झूठ थी। कालू ने अपनी हार मानते हुए एक दिन टुनटुनी के पास आया और उससे माफी मांगी। कोई बात नहीं कालू, अब जब तुमने मुझसे कुछ सीखा है तो हम सब एक दूसरे की मदद करें, यही सबसे जरूरी बात है। और इस तरह टुनटुनी ने अपनी मेहनत से न सिर्फ अपनी जिंदगी बदल दी बल्कि कालू कौवे को भी अपनी अच्छाई का एहसास दिलाया। जंगल में अब एक नई शुरुआत हुई थी जहां सभी जानवर और पक्षी मिलकर एक दूसरे की मदद करते थे और टुनटुनी चिड़िया की आलू टिक्की सबसे पसंदीदा बन गई थी। ये कहानी टुनटुनी की मेहनत, संघर्ष और अच्छाई की है, जिसमें कालू कौवे जैसे शरारती पक्षी ने भी अपने बुरे विचारों को बदलने की सीख ली। इस कहानी में छोटी छोटी बातें सिखाई गई हैं, जैसे कि किसी के आगे झुकने के बजाय अपनी ईमानदारी और मेहनत से आगे बढ़ना चाहिए। ये कहानी है सुंदरवन जंगल की, जहाँ कई सारे पक्षी रहा करते थे। उन्हीं पक्षियों में कालू नाम का कौवा अकेले ही अपने घोंसले में रहता था। कालू कौवा बहुत ही दुष्ट किस्म का पक्षी था। वो मासूम पक्षियों को धोखा देकर उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करता था। एक दिन की बात है, कालू कौवा उड़ता हुआ टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है। टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले में बैठी अपने बच्चों को दाना खिला रही थी। अरे चिड़िया बहन, क्या कर रही हो? अपने बच्चों को दाना खिला रही हो क्या? अरे कौवे भाई, अच्छा हुआ आप आ गए। मैं अभी आप ही को याद कर रही थी। हाँ बोलिए टुनटुनी बहन, क्या काम है आपको मुझसे? कौवे भाई, देखिए ना, मेरा घोंसला कितना टूट गया है और हमारे जंगल में ऐसी मजबूत लकड़ियाँ भी नहीं है कि जिससे मैं अपने घोंसले को मजबूत और पक्का बना सकूं। अगर मैं अपने बच्चों को ऐसे ही टूटे हुए घोंसले में लेकर रहने लगी तो मेरे बच्चे तो उस घोंसले से नीचे ही गिर जाएंगे। क्या आप मेरी थोड़ी मदद कर सकते हैं? अरे चिड़िया बहन, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? कौवे भाई, आपको तो पता है कि घोंसला बनाने के लिए जो मजबूत लकड़ियाँ होती हैं, वो केवल उस राक्षस बाज के इलाके में ही मौजूद हैं और वहाँ जाना छोटे पक्षियों के लिए खतरे से खाली नहीं है। इसलिए कि आप मेरे साथ उस बाज के इलाके में चल सकते हैं ताकि मैं अपने घोंसले के लिए मजबूत लकड़ियाँ ला सकूँ। ये बात सुन कौवा मन ही मन सोचने लगता है, चलो ये तो बहुत ही सुनहरा मौका है अपने घोंसले के लिए भी मजबूत लकड़ियाँ लाने का। मेरा घोंसला भी काफी टूट गया है और कुछ ही दिनों में बारिश भी आने वाली है। उससे पहले ही मुझे अपने घोंसले की मरम्मत करनी होगी। चिड़िया बहन का साथ रहा तो मैं भी उस राक्षस बाज के इलाके से मजबूत लकड़ियाँ ला सकता हूँ। और अगर उस राक्षस बाज ने हमें देख भी लिया तो मैं इस चिड़िया को उसी बाज के पास छोड़ आऊंगा, क्योंकि धोखा देना तो मेरी फितरत में ही है। क्या हुआ कौवे भाई, क्या विचार कर रहे हो तुम? कुछ नहीं टुनटुनी बहन, चलिए हम दोनों साथ मिलकर उस राक्षस बाज के इलाके में जाकर मजबूत लकड़ियाँ लेकर आते हैं। और हाँ, हमें तुरंत वहाँ से आना होगा, क्योंकि शाम होते ही वे राक्षस बाज उस इलाके में आ जाते हैं और जैसे ही मासूम पक्षियों को देखते हैं वो उन पर हमला कर देते हैं। इसलिए हमें अंधेरा होने से पहले लौट कर आना होगा। हाँ कालू भैया, आप चिंता न कीजिए, हम अंधेरा होने से पहले ही लौट आएंगे। और दोनों उड़ते हुए उस राक्षस बाज के इलाके में लकड़ियाँ लाने चले जाते हैं। वहाँ पर वो दोनों बहुत सारी लकड़ियाँ जमा कर लेते हैं। टुनटुनी बहन, लकड़ियाँ जमा करते करते मैं बहुत थक गया हूँ। हम थोड़े समय के लिए यहीं बैठकर आराम कर लेते हैं, क्योंकि मुझसे इतना भारी वजन लेकर अब नहीं उड़ा जाएगा।
अरे कालू भाई, शाम होने को आई है। अब तो उन राक्षस बास के आने का समय भी हो गया है। हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए। कहीं वो बास ने हमें देख लिया तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। टुनटुनी बहन, सच में मैं बहुत थक गया हूँ। मुझसे इस समय एक पल भी उड़ा नहीं जाएगा। हम थोड़ी ही देर के लिए यहाँ आराम कर लेते हैं ना। अभी उस राक्षस बाज के आने में तो काफी समय है। उसके आने से पहले ही हम दोनों यहाँ से उड़कर चले जाएंगे। अच्छा ठीक है कौवे भाई, हम दोनों यहीं बैठकर कुछ समय के लिए आराम कर लेते हैं। फिर हम अपनी अपनी लकड़ियाँ लेकर अपने घोंसले की ओर चले जाएंगे। अब टुनटुनी चिड़िया और कालू कौआ वहीं बैठकर आराम कर रहे थे। तभी वो राक्षस बाज एक पहाड़ पर बैठकर उन दोनों को देख रहा था। तभी कालू कौवे की नजर राक्षस बाज पर पड़ती है। अरे बाप रे, ये तो वही राक्षस बाज उस पहाड़ पर खड़ा है। मुझे तुरंत यहाँ से निकलना होगा। वो बाज तो इधर ही आ रहा है। कहीं उसने मुझे पकड़ लिया तो वो मुझे मार ही देगा। अगर मैंने चिड़िया बहन को ये बात कही तो वो चिड़िया बहन अपनी लकड़ियाँ उठाने के चक्कर में मुझे उस बाज के हाथों में पकड़वा देगी। एक काम करता हूँ, मैं अकेले ही यहाँ से भाग जाता हूँ, क्योंकि चिड़िया बहन तो मुझे यहाँ से जाने नहीं देगी। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को बिना कुछ कहे ही वहाँ से उड़कर चला जाता है। तभी वो बाज टुनटुनी चिड़िया के पास आता है। अरे ओ चिड़िया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इलाके की लकड़ियों को हाथ लगाने की? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे इलाके में आकर मेरी लकड़ियों को ले जा रही हो। रुको, मैं तुम्हें अभी मजा चखाता हूँ। अरे बाप रे, ये राक्षस बाज यहाँ कैसे आ गया? और कौवे भाई कहाँ है? वो कहाँ चला गया? वो तो अभी यही सो रहा था। लगता है उसने मुझे धोखा दिया है। उसने जानबूझकर मुझे इस बाज के हाथों में पकड़वा दिया। ये उस कौवे ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया मेरे साथ। इतना बड़ा धोखा दिया है। तभी वो राक्षस बाज टुनटुनी चिड़िया को मार मार कर लहूलुहान कर देता है। टुनटुनी चिड़िया पूरी तरह से जख्मी हो जाती है और वो गिरते पड़ते अपने घोंसले में आती है। तभी वहाँ हरी काकी आती है। अरे चिड़िया बहन, ये तुमको क्या हो गया? आप इतना जख्मी कैसे हो गई? अब तुम्हें क्या बताऊं हरी काकी, उस धोखेबाज कौवे ने मेरे साथ कितना बड़ा धोखा किया है। उसने मुझे उस राक्षस बाज के इलाके में अकेला छोड़ दिया था और वो राक्षस बाज ने ही मेरा ये हाल किया है। अरे चिड़िया बहन, तुमको तो पता है ना वो कौवा कितना धोखेबाज पक्षी है। जंगल का कोई भी पक्षी धोखेबाज से बात नहीं करता। फिर आप उस धोखेबाज पक्षी के साथ इतनी दूर क्यों गई थी? मुझे नहीं पता था हरी काकी, वो धोखेबाज कौवा मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करेगा, वरना मैं उसके साथ कभी वहाँ नहीं जाती। तभी कालू कौवा उड़ता हुआ टुनटुनी चिड़िया के घोंसले के पास आता है और वो टुनटुनी चिड़िया को देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। धोखेबाज कौवे, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगी। अरे चिड़िया बहन, यही तो मेरा काम है, पक्षियों को धोखा देना। इसलिए मैं तो इस जंगल में सबसे फेमस हूँ धोखा देने में। तभी कालू कौवा जिस डाली पर बैठा था वो डाली टूटकर नीचे गहरी खाई में गिर जाती है, जिसके बाद वो कालू कौवा पूरी तरह से जख्मी हो जाता है और वो जोर जोर से रोने लगता है। अरे टूट गई रे, मेरी पूरी हड्डी पसली टूट गई रे। धोखेबाज कौवे, तुमने मेरे साथ धोखा करके मुझे उस बाज के हाथों पिटवाया। अब देखो तुम खुद इतने लहूलुहान हो गई कि तुमसे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। इसे कहते हैं नहले पर थैला। तुमने मेरे साथ धोखा किया और बदले में तुम्हारे साथ ही दुर्घटना हुई। आज के बाद किसी पक्षी को धोखा मत देना, वरना आज तो सिर्फ हड्डियाँ ही टूटी हैं। अगली बार पता नहीं क्या क्या टूट जाएगा तुम्हारा। इसलिए अभी भी समय है, सुधर जाओ। इस तरह कालू को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने आज से कसम खा ली कि वो आज के बाद कभी किसी पक्षी को धोखा नहीं दे। टुनटुनी बहन, मुझे केक चाहिए क्योंकि मेरी पत्नी का आज जन्मदिन है। वो बहुत खुश होंगी। तुम फिक्र मत करो हाथी भाई, तुम्हारी पत्नी के लिए खास केक बनेगा जिसे देखकर तुम्हारी पत्नी बहुत खुश हो जाएगी।
एक समय की बात है, जंगल में एक छोटी सी टुनटुनी चिड़िया रहती थी। उसकी चहचहाहट और मिठास के लिए जंगल के सभी जानवर और पक्षी उसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन एक बात थी जो टुनटुनी चिड़िया को बहुत पसंद थी, वो थी केक बनाना। वो दिन रात केक बनाने में व्यस्त रहती थी और उसका केक जंगल में सबसे स्वादिष्ट माना जाता था। जंगल के पक्षी उसके केक के दीवाने थे। एक दिन टुनटुनी चिड़िया ने सोचा, अगर मैं जंगल में सबको केक बनाकर दूं तो वो सब मुझे बहुत पसंद करेंगे। और फिर उसने अपने सपने को पूरा करने की ठानी। उसने अपने घोंसले में एक छोटी सी रसोई बनाई जिसमें उसने आटा, चीनी, घी और कई तरह के स्वादिष्ट मसाले रखे। अब तो मुझे बस थोड़ी ही मेहनत करनी है। टुनटुनी चिड़िया ने खुशी से सोचा और अपनी किचन में काम शुरू कर दिया। टुनटुनी चिड़िया का पहला ग्राहक था जंगल का हरिया तोता। तोता अपनी बड़ी बड़ी आँखों से चिल्लाया, टुनटुनी दीदी, मुझे अपने जन्मदिन के लिए एक खास केक चाहिए। मेरे दोस्तों को भी बुलाना है तो केक बड़ा और स्वादिष्ट होना चाहिए ताकि मेरे दोस्त उस केक को खाकर खुश हो जाएं। अच्छा, तुम चिंता मत करो तोते भाई, तुम्हारे लिए स्वादिष्ट और बड़ा केक बनाना मेरी जिम्मेदारी है। टुनटुनी चिड़िया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और अपने काम में लग गई। वो जल्दी जल्दी आटे में चीनी और घी मिलाकर केक का मिश्रण तैयार करने लगी। तोता खुशी से उड़ा बोला, धन्यवाद टुनटुनी दीदी, तुम सबसे बेहतरीन हो और तुम्हारे पंख का बने केक का तो कोई जवाब ही नहीं। तभी टुनटुनी चिड़िया के पास दूसरा ऑर्डर आया और वो ऑर्डर जंगल की बुलबुल लाई थी। टुनटुनी दीदी, मेरे बच्चों का जन्मदिन है, मुझे भी एक खूबसूरत रंगीन केक चाहिए मेरे बच्चों के लिए। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे केक को देखकर बहुत खुश हो जाएं। तुम चिंता मत करो बुलबुल बहन, तुम्हारे बच्चों के लिए मैं सबसे सुंदर रंग बिरंगा केक बनाऊंगी। ये टुनटुनी चिड़िया ने कहा और आटा गूंदने में लग गई। वो एक सुंदर रंगीन केक बनाने के लिए बहुत ध्यान से काम कर रही थी। बुलबुल ने खुशी से कहा, बहुत अच्छा, तुम सचमुच काबिल हो टुनटुनी दीदी, मैं केक का इंतजार करूंगी। फिर हाथी आया और उसने कहा, टुनटुनी बहन, मुझे केक चाहिए क्योंकि मेरी पत्नी का आज जन्मदिन है, वो बहुत खुश होंगी। तुम फिक्र मत करो हाथी भाई, तुम्हारी पत्नी के लिए खास केक बनेगा जिसे देखकर तुम्हारी पत्नी बहुत खुश हो जाएगी। ऐसा कहकर टुनटुनी चिड़िया केक बनाने की तैयारी करने लगी। तभी कटा हुआ पत्ता उड़ा और टुनटुनी चिड़िया की आंखों के सामने एक काले रंग का कौवा उड़ा। ये था कालू कौवा, जो हमेशा किसी न किसी तरीके से उसे परेशान करता रहता था। कालू कौवा बहुत चालाक था। उसे टुनटुनी चिड़िया का केक बहुत पसंद आया था और वो हमेशा सोचता था, अगर मुझे ये केक मिल जाए तो क्या बात होगी, पर ये छोटी चिड़िया मुझे मुफ्त में केक कहाँ देती है। मुझे कुछ तो करना होगी ताकि ये मेरे सामने हार जाए और मैं इसके स्वादिष्ट केक मजे से खा सकूं। वो टुनटुनी चिड़िया के पास आया और बोला, टुनटुनी चिड़िया, तुम तो बहुत अच्छा केक बनाती हो, क्यों ना मैं तुम्हारे लिए कुछ मदद करूं? टुनटुनी चिड़िया ने थोड़ा चौंकते हुए पूछा, मदद? क्या तुम मेरी मदद करना चाहते हो कालू? कालू कौवे ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, देखो मैं तुम्हारे पास एक ऐसी खास सामग्री लाऊंगा जिससे तुम्हारा केक और भी स्वादिष्ट बनेगा। तुम मुझे और भी ज्यादा स्वादिष्ट सामग्री ला सकते हो जिससे मेरा केक अच्छा बन जाए। मुझे तो तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा। टुनटुनी चिड़िया को कालू कौवे की बातों पर यकीन नहीं हुआ। कालू कौवे ने कहा, हाँ बिल्कुल, बस मुझे थोड़ा सा घी और चीनी दो, मैं जंगल के दूसरे हिस्से से तुम्हारे लिए कुछ खास लाऊंगा। और टुनटुनी चिड़िया से थोड़ी मदद मांगी। टुनटुनी चिड़िया ने सोचा, ये तो बहुत मददगार लगता है। फिर उसने कालू कौवे को थोड़ा घी और चीनी दे दिया। कालू कौवा ये देखकर बहुत खुश हुआ और मन में एक शरारत करने का विचार करने लगा। उसने सोचा, मैं इन चीजों को लेकर भाग जाऊंगा और टुनटुनी चिड़िया को बिना केक दिए ही छोड़ दूंगा और इस तरह ये और पक्षियों की भी ऑर्डर पूरी नहीं कर पाएगी। वो जल्दी से उड़ गया और जंगल के सबसे गहरे हिस्से में चला गया। टुनटुनी चिड़िया को अचानक कुछ महसूस हुआ। मुझे लगता है कि कालू कौवा मुझसे कुछ छुपा रहा है, मुझे पता लगाना होगा। उसने सोचा, तुरंत जाकर उसके पीछे जाने का फैसला किया। कालू कौवे की शरारत तब नाकाम हो गई जब टुनटुनी चिड़िया ने उसे जंगल के एक पेड़ के नीचे पकड़ा। टुनटुनी चिड़िया ने गुस्से में कहा,
तुमने मुझसे झूठ बोला। कालू कौवे, तुम सिर्फ मेरी मदद नहीं करना चाहते थे, बल्कि मेरे केक को छीनने की कोशिश कर रहे थे ताकि मैं परेशान हो जाऊं और जंगल के पक्षियों की नजरों में गिर जाऊं। टुनटुनी चिड़िया की बात सुनकर कालू कौवा शर्मिंदा होकर बोला, मुझे माफ कर दो टुनटुनी, मैं बहुत लालची हो गया था, लेकिन अब मुझे समझ आ गया कि अच्छे काम करने का कोई मतलब नहीं जब आप दूसरों को नुकसान पहुंचाते हो। टुनटुनी चिड़िया ने उसे माफ कर दिया और कहा, सच में कालू, तुम्हें दूसरे से कुछ अच्छा सीखने की जरूरत है। अब चलो, मैं तुम्हारे लिए भी छोटा सा केक बना देती हूँ। अगर तुम्हें मेरे हाथ का केक अच्छा लगता है तो तुम मुझे ऐसे ही बता दो। ये चोरी करना अच्छी बात नहीं है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया ने न सिर्फ अपने दोस्तों के लिए केक बनाया, बल्कि कालू कौवे को भी एक अच्छा पाठ सिखाया और फिर जंगल में खुशी खुशी रहने लगे। टुनटुनी चिड़िया की मिठास और समझदारी के कारण जंगल में फिर कभी किसी ने किसी को धोखा देने की कोशिश नहीं की और सबके चेहरे पर मुस्कान छाई रही। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जब हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो हमें भी दूसरों से अच्छा ही मिलता है। एक घने जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके परिवार में उसका पति कालू कौवा और ननद पुष्पा कौवी थी। टुनटुनी चिड़िया पूरे दिन खाना खाती रहती थी और इसी वजह से वो बहुत मोटी ताजी थी। उसको इस तरह देखकर उसके घर वाले बहुत परेशान रहते थे। एक दिन की बात है, टुनटुनी रसोई में खाना बना रही होती है। वो खाना बनाकर जैसे ही फारिग होती है, तभी उसकी ननद पुष्पा कौवी वहाँ आ जाती है और वो टुनटुनी चिड़िया से कहती है, अरे भाभी, आप तो बहुत मोटी हो गई हो, आपका पेट भी निकल आया है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, पर मैं क्या करूँ, मुझे भूख बहुत लगती है। यदि मैं भरपेट खाना ना खाऊं तो मैं कुछ भी काम नहीं कर पाती हूँ, इसलिए खाती रहती हूँ। और ये कहकर टुनटुनी चिड़िया एक पूरी निकाल कर खा लेती है। टुनटुनी चिड़िया को देख पुष्पा कौवी कहती है, भाभी, थोड़ा कम खाया करो और कोशिश किया करो कि आप खाने को कम से कम देखो, क्योंकि आप खाना देखोगी तो फिर आपको भूख लगेगी। मैं जितना काम करती हूँ उतना ही खाती हूँ, उससे ज्यादा नहीं खाती हूँ। तुमने तो देखा है, मैं घर का सारा काम करती हूँ, इसलिए मुझे भूख ज्यादा लगती है। टुनटुनी चिड़िया की बात सुनकर पुष्पा कौवी अपने मन में सोचती है, इनसे कुछ भी कहना बेकार है, क्योंकि ये अपने आगे किसी की बात मानने वाले तो है नहीं। इससे अच्छा यही है कि मैं यहाँ से चली जाती हूँ। अच्छा भाभी, अब मैं चलती हूँ, वैसे भी मुझे कुछ काम याद आ गया है। और ये कहकर पुष्पा वहाँ से चली जाती है। पुष्पा के जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया अपने आप से कहती है, बड़ी आई मुझे समझाने वाली, मेरा जितना मन होगा उतना खाऊंगी। और ये कहकर फिर से वो 2 पूरी खा लेती है। पूरा घर टुनटुनी चिड़िया से परेशान हो चुका था, क्योंकि दिन पर दिन टुनटुनी चिड़िया मोटू और पेटू होती जा रही थी। ये देखकर कालू कौवा भी परेशान रहता था, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगता था कि सभी उसकी बीवी को पेटू कहकर बुलाते थे। धीरे धीरे समय बीतता है, पर टुनटुनी चिड़िया ने अपने खाने पर बिल्कुल भी कमी नहीं की। वो पहले से ज्यादा मोटी और पेटू होती जा रही थी। एक दिन की बात है, कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया से कहता है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि तुम इतना ज्यादा खाती हो। सब तुम्हें मोटी और पेटू कहकर बुलाते हैं, इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम अपना वजन कम करो। तो आपको अच्छा नहीं लगता है कि मैं मोटी हूँ? यदि आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप बता दीजिए, मैं पतली हो जाऊंगी। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम ज्यादा मत खाया करो, क्योंकि तुम्हारे ज्यादा खाने से तुम देखो कितना मोटी हो गई हो और तुम्हारा पेट भी कितना निकल आया है, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। सभी तुम्हें पेटू कहकर बुलाते हैं, यहाँ तक कि तुमने देखा है कि पुष्पा भी तुम्हें पेटू ही कहती है। तो क्या हुआ, वो मेरी ननंद है, वो मुझे कुछ भी कहकर बुला सकती है, मुझे बुरा नहीं लगता। पर मुझे बुरा लगता है ना कि कोई मेरी बीवी को मोटी और पेटू कहकर बुला रहा हो, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इसलिए तुमसे कह रहा हूँ कि तुम कम खाया करो। क्या तुम मेरी खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकती हो? और ये कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कालू कौवे के जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया अपने आप से कहती है, मैं किस किस की बात सुनूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आता है। सभी मेरे खाने के पीछे पड़ गए हैं, कोई भी मुझे चैन से खाने नहीं देता है।
और ये कहकर धीरे धीरे और दिन गुजर जाते हैं। अब उसकी हालत ये थी कि वो एक जगह से दूसरी जगह उड़कर भी नहीं जा पाती थी, और यदि उड़ भी पाती थी तो बहुत ही कम दूरी तक। एक दिन की बात है, टुनटुनी चिड़िया रसोई में पानी पी रही होती है, तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो मटके में जाकर गिर जाती है। मोटी होने की वजह से टुनटुनी चिड़िया उस मटके से निकल नहीं पा रही होती है और मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है। बचाओ, कोई तो बचाओ, मैं मटके से नहीं निकल पा रही हूँ, मैं यहाँ पर फंस गई हूँ, कोई तो मुझे यहाँ से निकालो। टुनटुनी की आवाज सुनकर सभी वहाँ आ जाते हैं और वो लोग देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि टुनटुनी चिड़िया एक मटके में फंसी हुई होती है। ये देखकर पुष्पा कौवी कहती है, अरे रे भाभी तो मटके में फंस गई हैं, इन्हें यहाँ से कैसे निकालें? मुझे नहीं पता इसे कैसे निकालें। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मैं मना करता था कि ज्यादा मत खाया कर, अब देखो ना फंस गई हो ना इस मटके में। अब बता तुझे कैसे निकालें यहाँ से। वो दोनों काफी देर तक सोचते रहते हैं, पर उनको कुछ भी समझ भी नहीं आता है। कालू कौवा पुष्पा कौवी से कहता है, तुम जाओ और 2 मजबूत लकड़ी लेकर आओ। मुझे माफ कर दो, मैंने आप लोगों की बात नहीं मानी और मुझे इस मटके से बाहर निकालो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगा, हमें इस घड़े को तोड़ना होगा। तभी पुष्पा कौवी आती है और कालू कौवा मजबूत लकड़ी से उस मटके को तोड़ने लगता है और टुनटुनी चिड़िया उस मटके से निकल आती है। मुझे माफ कर दो, मैंने आप लोगों की बात नहीं मानी। यदि मैंने आप लोगों की बात मानी होती तो आज मुझे ये सब देखना नहीं पड़ता। चलो अच्छी बात है, तुम्हें ये बात समझ तो आई। अब से तुम कम ही खाया करना। जी दीदी, आज से मैं कम ही खाना खाया करूँगी और अपनी सेहत पर ध्यान दिया करूँगी। हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें कभी भी ज्यादा नहीं खाना चाहिए, हमें बस इतना ही खाना चाहिए जितनी की जरूरत हो, क्योंकि मोटापा हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। ये कहानी ढोलकपुर नाम के सुंदर से जंगल की है। ढोलकपुर जंगल में पक्षी बहुत मेहनती और ईमानदार थे। सभी मेहनत से कुछ न कुछ काम करके अपने परिवार के लिए दाना पानी के लिए व्यवस्था किया करते थे। लेकिन इन्हीं पक्षियों में कुछ चालबाज और शातिर किस्म के पक्षी भी थे, जो बिन मेहनत किए ही सब कुछ पा लेना चाहते थे। बरसात का मौसम शुरू होने को था। सभी पक्षी पूरी मेहनत से अपने लिए भोजन और घर की व्यवस्था में लगे हुए थे, किंतु कालू कौवा और उसकी पत्नी चंपा कौवी को मानो कोई चिंता ही नहीं थी। देखते ही देखते बरसात शुरू हो जाती है। एक दिन चंपा कौवी कालू कौवे से कहती है, सुनिए जी, बहुत हो गया आपका आलस। 3 दिन हो गए हैं और ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अब मुझसे और भूखा नहीं रहा जाएगा। आप जाइए और मेरे लिए कुछ अच्छा सा खाने के लिए लेकर आइए। अरे क्या बात है, आज सवेरे सवेरे क्यों नाराज हो रही हो? अरे तुम्हें पता है ना, मैं अपनी पत्नी को कभी नाराज नहीं कर सकता। मैं तुमसे इतना प्रेम जो करता हूँ। अरे जाइए जी जाइए, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। और आज आपकी इन चिकनी चुपड़ी बातों में मेरा पेट नहीं भरने वाला। आप अभी जाइए और मेरे लिए कुछ अच्छा स्वादिष्ट सा लेकर आइएगा। मेरा तो भूख के मारे सर ही चकरा रहा है। और हाँ, एक बात याद रखना, अगर आज कुछ खाने को नहीं लाए ना तो मैं भी अपने मायके चली जाऊंगी। फिर मेरे दोनों भाइयों से निपटने को आप तैयार रहना। अपने सालों के बारे में सोचकर कालू कौवे के पसीने छूट जाते हैं। अरे मेरी प्यारी चंपा, अगर तुम्हें भूख लगी थी तो पहले ही बता देती पगली। है अपने भाइयों को बीच में क्यों लेकर आ रही हो? चंपा के भाइयों से डर के कालू कौवा बुझे मन से भोजन की तलाश में निकल पड़ता है। न जाने किस मनहूस घड़ी में मैंने इस चंपा से शादी कर ली। अरे जिस दिन से शादी हुई है मेरा तो आराम ही दुश्वार हो गया है। ये चंपा खुद तो कोई काम करती नहीं है, जब देखो अपने भाइयों का डर दिखाकर मुझे परेशान करती रहती है। अरे अब खराब मौसम के बीच कहाँ से स्वादिष्ट भोजन ला कर दूं? कालू कौवा यूं ही अपने ख्यालों में खोया हुआ उड़ा जा रहा था कि तभी उसे हरी तोती का घोंसला दिखाई पड़ता है। अरे हरी तोती बहन, क्या हाल है आपके? बहुत खुश दिखाई पड़ रही हो। खुश हो भी क्यों ना, ये सबसे अच्छा मौसम जो है। लेकिन ऐसे मौसम में हमारे जैसे पक्षियों को भारी दिक्कत होती है। क्यों, क्या हुआ भाई, कोई परेशानी है क्या? हाँ हरी तोती बहन, बहुत परेशानी में हूँ। पहले तो कई दिन की लगातार बारिश के कारण मेरा घोंसला चटक गया। ऊपर से बारिश में भीगने के कारण तुम्हारी चंपा भाभी की तबीयत बिगड़ गई है। बस उसके लिए भोजन तलाशने के लिए ही निकला था।
कालू कौवे की झूठी बातों को सच समझकर हरी तोती अपने घोंसले में रखी मीठी आम कालू को दे देती है। परेशान न होना कालू भाई, चंपा भाभी का अच्छे से ध्यान रखना। आप ये आम उनके लिए लेते जाइए, वो जल्द ही ठीक हो जाएगी। हरी तोती से आम लेकर कालू अपनी चालाकी पर मनी मन खुश होता हुआ वहाँ से अपने घोंसले की ओर उड़ जाता है। अरे वाह कालू, आज तो इतना स्वादिष्ट फल खाकर मजा ही आ गया। अब तुम साफ साफ सुन लो, मैं एक दिन भी भूखी सोने वाली नहीं हूँ। मुझे रोज ऐसा ही स्वादिष्ट भोजन चाहिए। अब तुम इसके लिए चाहे आज की तरह झूठ बोलो, चोरी करो या डाका डालो, मुझे कोई मतलब नहीं। चंपा कौवे की बात कालू के घोंसले के पास से गुजर रही हरी तोती सुन लेती है और वो आगे से कभी भी कालू की मदद न करने का प्रण ले लेती है। अगले दिन फिर से कालू कौवा भोजन की तलाश में निकलता है। हरी तोती से देखकर ही दरवाजा बंद कर लेती है। कालू कौवा परेशान होकर भोजन के लिए आगे बढ़ जाता है। कुछ दूर जाने पर कालू कौवे को टुनटुनी चिड़िया का घोंसला दिखाई देता है। अरे ये तो टुनटुनी का घोंसला है। ये तो वही ढाबे वाली चिड़िया है जो स्वादिष्ट देसी घी के पराठे बनाकर बेचती है। अरे आज तो इसके ढाबे से ही स्वादिष्ट भोजन चुराकर काम चला लूंगा। मेरे मुंह में तो सोचकर ही पानी आ रहा है। कालू टुनटुनी के ढाबे से पराठे चुराने का विचार कर रहा होता है, तभी उसकी नजर टुनटुनी के घोंसले में रखी हुई उसके अंडे पर पड़ जाती है। अरे आज तो लगता है दिन ही बन गया। अरे कितने दिनों से कोई अंडा नहीं चखा है। आज अगर ये अंडा मैं चंपा के लिए ले गया ना तो वो खुशी हो जाएगी और ये बेचारी वहाँ ढाबे में पराठे ही बनाती रह जाएगी। इतना सोचकर कालू कौवा दाएं बाएं देखता है और मौका पाकर टुनटुनी का अंडा उठाकर ले जाता है। उस दिन चंपा और कालू मिलकर टुनटुनी के अंडे को खा जाते हैं। ना जाने किसने मेरा अंडा उठा लिया है। मैं तो दिन रात मेहनत करके ढाबे में सबके लिए खाना बनाकर बेचती हूँ। ना जाने किसने अंडे को अकेला पाकर उसका शिकार कर लिया। टुनटुनी चिड़िया अपने अंडों को खोने के दुख में बहुत डूब जाती है, लेकिन दुष्ट कालू कौवे को उसके दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगले दिन कालू कौवा मौका पाकर ढाबे से पराठे अपनी चोंच में दबाकर उड़ जाता है। मैंने यहाँ पर गर्मा गर्म पराठे बनाकर रखे थे, ना जाने कहाँ चली गई। पता नहीं भगवान ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। मैंने किसी का क्या बिगाड़ दिया। जरूर ये किसी न किसी दुष्ट पक्षी का ही काम है, लेकिन मैं क्या करूँ? कैसे पता लगाऊं कि कौन दुष्ट चोरी कर रहा है? एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने दोस्त बंटी कबूतर को अपनी परेशानी बताती है। बंटी, ना जाने मुझसे क्या भूल हो गई है। पहले तो मेरा अंडा गायब हो गया और इसके बाद हर रोज मेरे ढाबे से पका हुआ भोजन गायब हो जाता है। टुनटुनी की बात सुनकर बंटी कबूतर कहता है, देखो टुनटुनी, ये दुष्ट पक्षी जो भी है उसे पकड़ने का एक बहुत ही अच्छा उपाय मैं तुम्हें सुझाता हूँ। तुम बस मैं कहूँ वैसा ही करती जाओ। बंटी कबूतर से दवाई की पुड़िया लेकर टुनटुनी चिड़िया अपने घर चली जाती है। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया पराठे बनाने के आटे में बंटी कबूतर की दी हुई दवा मिला देती है और नरम नरम स्वादिष्ट देसी घी की पराठे बनाकर रसोई घर में रखकर जानबूझकर वहाँ से बाहर निकल जाती है। कुछ ही देर में कालू कौवा आता है और पराठे उठाकर अपने घोंसले की ओर उड़ जाता है। कुछ देर बाद अरे मर गया, अरे मर गया। अरे आज तो लगता है दर्द से मेरी जान ही निकल जाएगी। चंपा कुछ करो, अरे कोई जल्दी से बंटी वैद्य को बुलाओ, नहीं तो मेरा दम निकल जाएगा। अरे जल्दी करो। और ठूस ठूस कर खाओ। खाते समय अपने पेट का तो ध्यान रखना चाहिए था ना। अब भुगतो। हाँ, अरे भाग्यवान, जल्दी से वैद्य जी को बुलाओ। अरे नहीं तो सच में आज दर्द से मेरी जान चली जाएगी। जल्दी बुलाओ। इससे पहले कि चंपा कौवे वैद्य बंटी कबूतर को बुलाकर लाती, चंपा कौवे भी पेट पकड़कर वहीं गिर पड़ती है। हाय कोई बचाओ। न जाने आज इन पराठों में तुम क्या मिलाकर लाए हो। आज तो लगता है दर्द के मारे मेरा पेट ही फट जाएगा। चंपा कौवे और कालू कौवे के रोने और चिल्लाने की आवाज सुनकर जंगल के पक्षी वहाँ जमा हो जाते हैं। तभी बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया भी वहाँ आ जाते हैं। क्या हुआ कालू, और खाने हैं मुफ्त के पराठे? टुनटुनी चिड़िया के घर से चोरी करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? हमें माफ कर दो टुनटुनी, आगे से हम कभी चोरी नहीं करेंगे। मेहनत मजदूरी करके अपना पेट भरेंगे। बस बस आज हमारी जान बचा लो।
नहीं, तुम दोनों दुष्टों की यही सजा है कि तुम ऐसे ही दर्द से तड़प तड़प कर मर जाओ। मैं तुम्हें कोई दवा नहीं देने वाली। कालू और चंपा अपने किए की बार माफी मांगते हैं। उनके भरे आंसू देखकर टुनटुनी चिड़िया को दया आ जाती है और वो उन्हें माफ करके पेट दर्द की दवा दे देती है। उस दिन के बाद कालू कौवा सुधर जाता है और फिर कभी भी चोरी नहीं करता है। रामू किसान का सब्जियों का बगीचा था। उस बगीचे में टुनटुनी चिड़िया सब्जियां उगाने का काम करती थी और फिर बाजार में रामू किसान वो सब्जियां ले जाकर बेचा करता था। सब्जियां ले लो, सब्जियां। आलू, गोभी, टमाटर, ताजे ताजे आलू 10 रुपए किलो, गोभी टमाटर 20 रुपए किलो। टुनटुनी चिड़िया रामू किसान की सब्जियां बहुत ही ताजी होती थी, जिसके कारण कुछ ही समय में सारी सब्जियां बिक जाया करती थी। उसके बाद वो घर लौटा करते थे। एक दिन जब टुनटुनी चिड़िया बगीचे से वापस हो रही थी तो अचानक तेज बारिश होने लगती है। वो बारिश में किसी तरह उड़ती है और अपने घोंसले में पहुंचती है। टुनटुनी चिड़िया का कोई घर नहीं था। वो किसी तरह टूटे फूटे तिनके के बने घोंसले में अपना जीवन बिता रही थी और उसकी बेटी सुनहरी जो हमेशा बीमार रहा करती थी। सुनहरी के दिल में छेद था। टुनटुनी चिड़िया के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो सुनहरी चिड़िया का इलाज करवा सके। मम्मा, आप मेरे लिए क्या लाई हो? सुनहरी बेटी, ये देखे, मैंने आपके लिए मीठी आम लेकर आई हूँ। उसके बाद वो मीठी आम खाकर सो जाते हैं। रात होते ही बारिश और तेज हो जाती है। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी सुनहरी को अपने पंखों में छिपा लेती है। तेज हवाएं चलने के कारण बारिश की बूंदें उनके घोंसले में आ रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे। वो किसी तरह रात गुजारती है। सुबह हो जाती है। बारिश भी बंद हो चुकी थी। मम्मा चिड़िया बगीचे में सब्जियां उगाने के लिए निकल पड़ती है। सुनहरी के इलाज के लिए ही मम्मा चिड़िया इतनी मेहनत कर रही थी। हे ऊपर वाले, क्या मैं सुनहरी के इलाज के लिए पैसे इकट्ठा कर पाऊंगी? पता नहीं, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। मैं हमेशा कोशिश करती रहूंगी। मुझे विश्वास है मेरी बेटी एक दिन ठीक जरूर होगी। सुनहरी बेटी टुनटुनी चिड़िया की जान थी। वो किसी भी हालत में बस अपनी बेटी को ठीक करना चाहती थी। वो रोज सुबह 5 बजे ही खेतों के लिए निकल पड़ती थी और समय समय में पानी देती थी और 9 बजते ही खेतों का सारा काम करके रामू किसान बाजार में सब्जियां बेचने निकल पड़ता था और वो कड़ी धूप में सारी सब्जियां बेचा करता था। एक दिन की बात है, वो खेतों में काम कर रही थी। तभी रामू किसान उससे कहता है, टुनटुनी, क्या तुम आज अकेले बाजार जा पाओगी? अकेली तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं रामू भैया? गर्मी आने वाली है और गर्मी में नींबू की बहुत मांग होती है, इसीलिए मैं नींबू के बीज खरीदने जा रहा हूँ। वैसे भी बाजार में नींबू के दाम बढ़ रहे हैं। हाँ हाँ, जरूर जाइए। मुझे भी कैसे भी करके पैसे जमा करने हैं। टुनटुनी चिड़िया सारी सब्जियां लेकर बाजार में अकेले निकल पड़ती है। सब्जियां ले लो, सब्जियां, ताजी हरी भरी सब्जियां ले लो। और इधर रामू किसान नींबू के बीज खरीदने निकल पड़ता है। वो बीज भंडार में पहुंचता है। बोलो, क्या लेने आए हो? मुझे नींबू के बीज चाहिए। नींबू के बीज तो सारे बिक गए हैं। रामू किसान को सेठ की दुकान से नींबू के बीज न मिलने के कारण वो दूसरी दुकान पर जाता है। नींबू के बीज है क्या? नहीं, सारे खत्म हो गए। रामू किसान कई दुकान में जाता है, लेकिन कहीं भी नींबू के बीज नहीं मिलते। मैंने सोचा कि नींबू के पेड़ लगाकर नींबू बेचूं, लेकिन मुझे तो कहीं भी नींबू के बीज नहीं मिले। ये कहकर वो निकल पड़ता है। वहीं दूसरी ओर टुनटुनी सब्जी बेचते हुए जंगल की ओर से जा रही थी। तभी उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ती है जो पूरे कांटों से लिपटी हुई थी और वो मदद की गुहार लगा रही थी। टुनटुनी चिड़िया उस बूढ़ी औरत के पास जाती है। क्या बात है अम्मा, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? मेरी मदद करो, यह कांटे मुझे चुभ रहे हैं, मुझे बहुत दर्द हो रहा है और यह कांटे मेरे शरीर से ना निकले तो मेरी मौत हो जाएगी। कोई बात नहीं, मैं आपके शरीर से सारे कांटे निकाल देती हूँ। आपका धन्यवाद पक्षी, आपने मेरे शरीर से कांटे निकाल दिए। मुझे अब बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है अम्मा, मैं चलती हूँ।
रुको चिड़िया, मैं एक जादूगरनी हूँ, लेकिन मैं खुद की मदद नहीं कर सकती, लेकिन दूसरों को अपने जादू से कुछ भी दे सकती हूँ। उसके बाद वो अम्मा अपने जादू से जादुई अंडा प्रकट करती है और बोलती है, ये लो चिड़िया जादुई अंडा, मैंने अपने जादू से देख लिया है तुम्हें पैसे और घर की जरूरत है। यह जादुई अंडा से जो भी मांगोगी वह सब कुछ प्रकट हो जाएगा। आपका धन्यवाद अम्मा। इतना बोलकर टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले की ओर निकल पड़ती है। तभी उसे रामू किसान मिलता है। बहुत देर हो गई आपको रामू भैया आने में, और नींबू के बीज कहाँ है? मैंने सभी दुकान में जाकर पूछा, लेकिन कोई भी दुकान में नींबू के बीज नहीं मिले। अच्छा रामू भैया, जब मैं घर लौट रही थी तब एक अम्मा कांटे से लटपट थी। वो मदद की पुकार लगा रही थी। तब मैंने उसकी मदद की और उन्होंने ही ये जादुई अंडा दिया, और वो बोली कि इस जादुई अंडे से जो भी मांगूंगी वो सब मिलेगा। अगर ऐसी बात है तो फिर तुम इतनी देर क्यों कर रही हो? जल्दी से इस जादुई अंडे से अपने लिए घर मांगो तुम। हाँ रामू भैया, तुम सही कह रहे हो। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया उस जादुई अंडे से बोलती है, जादुई अंडे, हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है, हमें घर दे दो। इतना बोलते ही वहाँ एक जादू होता है और देखते ही देखते अंडों से बना हुआ घर प्रकट हो जाता है। ये तो अंडों का घर है, कितना सुंदर और मजबूत है। ऐसा लगता है ये अंडों का घर लोहे की तरह मजबूत है। इसमें तो कोई शिकारी पक्षी भी कुछ नहीं कर पाएगा। हम इसमें आराम की जिंदगी जी पाएंगे। उसके बाद वो अंडों के बने घर में रहने लगती है और वो जादुई अंडे से ढेर सारा पैसा मांगती है और बड़े अस्पताल में सुनहरी का इलाज करवाती है। सुनहरी को जो दिल की बीमारी थी वो अब ठीक हो चुकी थी। अगर उन्हें किसी चीज की जरूरत होती तो वो जादुई अंडे से मांगती और फिर वो इस प्रकार खुशी खुशी अपना जीवन अंडों के घर में व्यतीत करती है। और जादुई अंडे की मदद से वो रामू किसान की खेती में भी मदद करती है। तो प्यारे दोस्तों, आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करें। इसी तरह की और भी नई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया अंडे देने वाली थी। वह बहुत देर से अनाज की खोज कर रही थी। तभी उसे एक पेड़ के नीचे अनाज दिखाई देता है। चलो, इतनी मेहनत के बाद आखिरकार मुझे अनाज मिल ही गया। रानो चिड़िया वहाँ से अनाज लेती है, लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से तूफानी हवाएं चलने लगती हैं। अरे, ये अचानक से तेज हवाएं कैसे शुरू हो गई? लगता है बारिश होने वाली है। मुझे जल्दी से अपने घोंसले में लौट जाना चाहिए। तभी देखते ही देखते तेज हवाओं के साथ साथ तेज तूफानी बारिश भी शुरू हो जाती है। अरे नहीं, बारिश तो शुरू हो गई। मुझे मेरी और मेरे बच्चों की सुरक्षा करनी होगी। मुझे जल्द से जल्द किसी सुरक्षित जगह पर जाना होगा। रानो चिड़िया बारिश में उड़ने लगती है। उड़ते उड़ते रानो चिड़िया को एक पुराना सा दिखने वाला घोंसला दिखाई देता है। लगता है ये किसी पक्षी का छोड़ा हुआ घोंसला है। बारिश रुकने तक मैं इसी घोंसले में रुक जाती हूँ। ऐसा सोचकर रानो चिड़िया उस घोंसले के अंदर चली जाती है। रानो चिड़िया उस घोंसले में बस बैठी ही थी, तभी वहाँ पर एक कौवा आ जाता है। वह उसे देखकर बहुत गुस्सा करता है, क्योंकि वह घोंसला उसी कौवे का था। अरे अरे चिड़िया, तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या ये आपका घोंसला है? मुझे माफ कर दीजिए। दरअसल बाहर बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही है और मैं अंडे देने वाली हूँ, इसलिए मुझे किसी सुरक्षित जगह की तलाश थी और मैं यहाँ पर आ गई। अरे वाह, फिर तो आज शिकार खुद ही मेरी झोपड़ी में आ गया। अब तो बड़ा मजा आएगा। अच्छा मौका है मेरे लिए। अगर मैं इस चिड़िया को चील भाई को दे दूं तो मुझे इसका आधा हिस्सा मिल जाएगा। पर लगे शिकार को ऐसे नहीं गंवाना चाहिए। इससे मीठी मीठी बातें करनी होंगी ताकि ये यहीं रहे। कौवे भैया, मैं यहाँ से अभी चली जाती हूँ। आप मुझे माफ कर दीजिए। अरे 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 चिड़िया, तुम कहाँ जा रही हो? तुम तो अंडे देने वाली हो ना। तुम्हें तो यहाँ पर आराम करना चाहिए। बाहर तो बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। अगर बारिश में तुम भीग गई तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। इसलिए कह रहा हूँ, तुम यहाँ पर आराम कर लो। बारिश रुकने के बाद तुम आराम से चली जाना। अच्छा ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं चिड़िया, अब पेट के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करना ही होगा ना। क्या कुछ कहा आपने? नहीं, तुम यहीं रुको। मैं अभी बाहर जाकर आता हूँ। मुझे एक जरूरी काम है। तुम यहाँ से कहीं जाना नहीं चिड़िया। हाँ कौवे भैया, मैं यहीं पर हूँ। फिर कालू कौवा घर से बाहर आ जाता है।
फंस गई चिड़िया मेरे जाल में। अब चील भाई को जल्दी से बुला कर लाता हूँ, फिर इस चिड़िया की दावत उड़ाऊंगा। ऐसा कहकर वह कालू कौवा वहाँ से चला जाता है, लेकिन रानो चिड़िया उस कौवे की बात को सुन लेती है। उसे कालू कौवे का प्लान पता चल जाता है। अरे बाप रे, ये कौवा तो मुझे खाने की योजना बना रहा है। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, वरना ये कौवा और चील मिलकर मुझे खा जाएंगे, मेरे अंडों को भी नुकसान पहुँचा देंगे। ये सोचकर रानो चिड़िया वहाँ से निकल जाती है। अरे बाप रे, आज तो बाल बाल बच गई। अब तो मैं उस कौवे के घोंसले से बहुत दूर आ गई हूँ। अब मैं यहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित हूँ। तभी रानो चिड़िया देखती है कि एक पेड़ की ऊंची डाली पर एक घोंसला बना हुआ है। वह उस घोंसले के अंदर चली जाती है। तभी एक उल्लू बारिश में भीगते भीगते उसी पेड़ की डाली पर बैठ जाता है। अरे पता नहीं ये बारिश कब रुकेगी। एक तो पेट में चूहे कूद रहे हैं, क्या करूं? ये घोंसला किसका है? चलो देखता हूँ, शायद यहाँ पर मुझे कोई शिकार मिल जाए। और फिर जब वह उल्लू उस घोंसले में झांक कर देखता है तो उसमें रानो चिड़िया उसे दिखाई देती है। अरे वाह चिड़िया, सच कहता है ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ कर ही देता है। आज तो मुझे एक अच्छा शिकार मिल गया। वैसे भी इसे तो मैं अकेला ही खा सकता हूँ, लेकिन अगर मैं इसे चील भाई के साथ बांट लूँ तो मुझे इसका ज्यादा फायदा होगा और इसे मारने की मेहनत कौन ही करेगा। उल्लू की सारी बातें रानो चिड़िया सुन लेती है। हे ऊपर वाले, लगता है आज का दिन ही खराब है। आज तो जंगल के सारे शिकारी मेरा ही शिकार करना चाहते हैं। अब मुझे यहाँ से भी भागना होगा। बारिश भी कम हो गई है, अब मुझे सीधे अपने घर ही लौट जाना चाहिए। और फिर रानो चिड़िया जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। इधर एक बूढ़ा गिद्ध भी खाने की तलाश कर रहा था। चलो चलो, लकड़ियाँ तो मिल गईं। इस पे शिकार को अच्छे से पका लूंगा, लेकिन कोई शिकार क्यों नहीं मिल रहा? लगता है कोई जंगल में मरा ही नहीं है। तभी वह गिद्ध रानो चिड़िया को देख लेता है और उसे पकड़ लेता है। आज तो शाही पकवान बनाऊंगा, चिड़िया बिरयानी बनाऊंगा। तभी वह उल्लू और कालू कौवा तीनों वहाँ पर आ जाते हैं। अरे मालिक देखिए, ये तो वही चिड़िया है जो कुछ देर पहले घोंसले में थी। मालिक, ये तो वही चिड़िया है जो थोड़ी देर पहले मेरे घोंसले में थी। चलो दोस्तों, फिर हम सब इस गिद्ध को ही मार देते हैं। वैसे भी इसकी एक्सपायरी डेट आ ही चुकी है, इतना जी कर ये क्या ही करेगा। ये सुनकर उस गिद्ध को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर उन चारों के बीच घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी का फायदा उठाकर रानो चिड़िया वहाँ से भाग जाती है। रानो चिड़िया बिल्कुल सही सलामत अपने घोंसले में आ जाती है। धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है। रानो चिड़िया एक प्यारा सा अंडा देती है और उस अंडे में से एक छोटी सी बेटी चिड़िया जन्म लेती है। मेरी प्यारी बेटी, तुम कितनी ज्यादा सुंदर हो। और फिर ऐसे ही रानो चिड़िया अपनी छोटी सी बेटी के साथ हमेशा हंसी खुशी रहने लगती है। टुनटुनी चिड़िया खेत में काम करके घर लौट रही थी। उसने सेब की बगिया देखी और उस तरफ मुड़ गई। बड़े बड़े ताजे सेब देखकर उसकी भूख और बढ़ गई। वो बाग के अंदर चली गई और सेब तोड़ने वाली ही थी कि एक कड़क आवाज ने उसे रोक दिया। ए चिड़िया, खबरदार, जो सेब को हाथ लगाया बाग से बाहर निकल। जल्दी से बाहर आ जा, नहीं तो तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा। ठीक है काका, मैं आपके सेब नहीं तोड़ूंगी। बहुत भूख लगी थी, इसलिए सेब खाने का इरादा बन गया था। क्षमा कीजिए, मेरी ही गलती है। मेरी भूख ने गुनाह करने के लिए मजबूर कर दिया था। सेब खाना है तो अपनी बगिया का खाओ। काका, मेरा इतना अच्छा कहाँ नसीब। बगिया तो बहुत दूर की बात है। मेरे पास तो एक सेब का पेड़ भी नहीं है। अब जाओ यहाँ से, दोबारा मेरे सेब की तरफ देखना भी मत। हर सेब की कीमत होती है, तू कंगाल क्या समझेगी? चल निकल। टुनटुनी चिड़िया अपने हालात के बारे में सोचने लगी। उसे बहुत दुख हो रहा था। उस गरीब का दिल रो रहा था। वह मजबूर होकर दुखी मन से अपने घर की तरफ लौटने लगी। रास्ते में एक बूढ़ी कबूतरी सेब का टोकरा लेकर बैठी थी। टुनटुनी चिड़िया को देखते ही उसने आवाज दी। ओ बेटी, इधर आओ। क्या ये टोकरा मेरे सर पर उठा दोगी? हाँ काकी, अभी उठाती हूँ। टुनटुनी चिड़िया ने देखा बहुत सारे सेब टोकरी में भरे हुए थे, इसलिए उसने महसूस किया कि आज बूढ़ी काकी के सेब ज्यादा बिके नहीं हैं। काकी, लगता है आज आपके सेब बिकने से रह गए।
हाँ बेटी, कभी कभी दोहरी तकलीफ उठानी पड़ती है। पहले कमाई ना होने की तकलीफ और दूसरी भरी टोकरी घर ले जाने की तकलीफ। पक्षी बड़ी बड़ी दुकानों में मोल भाव नहीं करते, लेकिन मेरे से बहुत सस्ते में खरीदना चाहते हैं। कभी कभी तो इतने कम दामों में मांगते हैं कि मेरी लागत भी उससे ज्यादा होती है। काकी, मैं आपकी दूसरी तकलीफ कम कर सकती हूँ। आपकी ये टोकरी अपने सर पर रखकर आपके घर पहुँचा दूंगी। रहने दो बेटा, मेरे लिए तुम क्यों तकलीफ उठा रही हो? यह रोज की बात है। कभी थोड़ा भारी बोझ, कभी हल्का बोझ रहता है। मैं तो काकी आपका आज का बोझ अपने ही सर पर लेकर चलूंगी। बूढ़ी काकी मना भी नहीं कर सकी और टुनटुनी ने पूरी टोकरी एक लकड़ी गाड़ी पर रखी और दोनों साथ साथ चलने लगी। काकी, अब इस उम्र में इतनी मेहनत का काम क्यों करती हो? बेटी, इस पापी पेट को भरने के लिए कुछ तो करना ही पड़ता है ना। आपके घर में आपके अलावा और कौन कौन है? मैं अकेली रहती हूँ बेटा। एक जवान बेटा था, वह भी भगवान को प्यारा हो गया। अब भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे भी जल्दी से अपने पास बुला ले। बूढ़ी काकी के मुंह से ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया की आंखें भर आईं। काकी, मैं आपकी टोकरी लाने और ले जाने का काम करूंगी। इतना भारी बोझ लेकर चलना आपके लिए हानिकारक है, इतना तो कर ही सकती हूँ। टुनटुनी चिड़िया सेब बेचने के लिए आवाज लगाने लगी। ताजे ताजे मीठे सेब ले लो, चक्कर देखो, फिर पैसे दो, लाजवाब लाल लाल सेब ले लो। एक कबूतर आया, उसने बहुत सारे सेब खरीद लिए। बूढ़ी काकी का मुंह खिल उठा। बातें करते करते बूढ़ी काकी का घर आ गया और टुनटुनी ने टोकरी उसके घर के अंदर रख दिया और बाहर आने लगी। रुक जाओ बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? काकी, मेरा नाम टुनटुनी है। वैसे पक्षी मुझे टुन्नू टूनी कुछ भी कहते हैं। इतने में बूढ़ी काकी ने 2 सेब टुनटुनी के हाथ पर रख दिए। बेटी, खा लेना इसे, बड़ी मेहनत की है तुमने। काकी, मैं एक सेब खाऊंगी और दूसरा घर ले जाऊंगी। भगवान की कृपा अगर हो गई तो मैं सेब का पेड़ उगाऊंगी। काकी, ये दुनिया भी बड़ी अजब गजब है। कोई नफरत से भगाता है और कोई प्यार से खिलाता है। ठीक है बेटा, खा लेना और इसके बीज को खेत में डाल देना। टुनटुनी ने सेब खाए और उसके बीज अपने पास रख लिए। उसने सेब के कई बीज लगाए, लेकिन एक पौधा तैयार होने लगा। वह देखते ही देखते बड़ा हो गया। टुनटुनी चिड़िया उसे बार बार देखती और जितनी बार देखती उतना उसे बड़ा लगता। कुछ ही दिनों में वह बड़ा पेड़ बन गया। बड़े बड़े लाल लाल ढेर सारे सेब लटकने लगे। टुनटुनी चिड़िया बड़े बड़े लाल लाल सेब तोड़ने लगी, लेकिन बहुत देर के बाद भी सेब खत्म ही नहीं हो रहे थे। हे भगवान, ये कौन सा जादू है? आपने मुझे सेब का इतना बड़ा भंडार दे दिया है। ये तो बहुत चमत्कारी जादुई सेब का पेड़ है। मैंने जितने तोड़े, भगवान ने उतने सेब फिर से जोड़े। इसके फल तो खत्म ही होने का नाम ही नहीं ले रहे। अब तो मेरी बूढ़ी काकी को भी फल बेचने के लिए दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। टुनटुनी चिड़िया के पास सेब के फलों का बहुत बड़ा भंडार हो गया। उसने उन्हें बेचकर बहुत सारा धन इकट्ठा किया। वह बूढ़ी काकी के पास गई। काकी, आज से आप टोकरी में फल नहीं बेचेंगी। बेटा, ये क्या कह रही हो? काकी, भगवान की कृपा से अब आपकी ये बेटी कमाएगी और आप मजे से घर में भगवान की पूजा और भजन करना। टुनटुनी चिड़िया बूढ़ी काकी को अपने घर ले गई और दोनों खुशी खुशी रहने लगी। ये कहानी जंगल में रहने वाली टुनटुनी चिड़िया की है, जिसके संसार में कोई नहीं था और ना ही उसका कोई घर था। वो दिन भर जंगल की सैर करती थी और रात में एक पेड़ की डाली पर बैठकर पूरी रात गुजार लिया करती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया एक पेड़ पर बैठी रो रही थी। तभी उसके पास एक कालू कौवा आता है। क्या हुआ चिड़िया बहन, आप इतना रो क्यों रही हो? कौवे भाई, इस जंगल में जितने पक्षी हैं, सबके अपने अपने घोंसले हैं, पर मैं ही एक ऐसी चिड़िया हूँ जिसका कोई घर नहीं है, ना ही मेरा कोई परिवार है। चिड़िया बहन, आप एक घोंसला क्यों नहीं बना लेती हो? कौवे भाई, मैंने कितनी बार अपना घोंसला बनाया, पर हर बार कोई न कोई पक्षी आता था और मेरा घोंसला तोड़कर चला जाता था, क्योंकि जंगल के सारे पक्षी मुझे मनुष्य पक्षी समझते हैं। कहते हैं मेरा इस संसार में कोई नहीं है, इसलिए मैं एक मनुष्य पक्षी हूँ। चिड़िया बहन, आप मेरे घोंसले के पास अपना एक घोंसला बनाइए, मैं देखता हूँ आपका घोंसला कौन तोड़ता है। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे की सहायता से अपना एक घोंसला बना लेती है और वो उसी घोंसले में रहने लगती है। थोड़े समय बाद जंगल के सारे पक्षी वहाँ प्रकट होते हैं और वो चिड़िया का बना घोंसला तोड़ देते हैं।
ये तुम सबने क्या किया? क्यों इस चिड़िया का घोंसला तोड़ दिया? कौवे, तुझे पता नहीं है क्या? इस मनहूस पक्षी को इस जंगल में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं मानता हूँ कि इस चिड़िया का इस संसार में कोई नहीं है और ये जहाँ भी अपना घोंसला बनाती है उस जगह पर मनहूसियत ही छा जाती है। पर ये सारी बातें सिर्फ अंधविश्वास वाली बातें हैं। कौवे, तुम हमें ज्ञान मत दो। हम अच्छा बुरा बखूबी समझते हैं। इस चिड़िया को हम जंगल में घर नहीं बनाने देंगे। तभी एक तूफान आता है और तेज बारिश होने लगती है। उस तूफान में सारे पक्षियों के घोंसले टूट जाते हैं। मेरा घोंसला तो पूरा टूट गया, अब मैं कहाँ रहूँगा? अरे ये क्या होगा बा? ये तो जंगल के सारे पक्षियों के घोंसले टूट गए। मैंने पहले ही कहा था ना, इस मनहूस चिड़िया को इस जंगल में घर मत बनाने दो। देखो, इसके घर बनाने से कैसे सारे पक्षियों के घर मनहूसियत छा गई। इस मनहूस चिड़िया के कारण ही हम सब पक्षियों के घर टूट गए हैं। अब यही टुनटुनी चिड़िया कल हम सबके घोंसले बना कर देगी, वरना हम सब पक्षी तुम्हें जान से मार देंगे। मैं अकेले इतने सारे पक्षियों का घर कैसे बना सकती हूँ? हम सब पक्षियों के घर तुम्हारी मनहूसियत के कारण टूटे हैं। अब तुम ही हम सब के घर बनवा कर दोगी, वरना हम सब तुम्हें मार देंगे। और अगर जंगल के किसी भी पक्षी ने तुम्हारी सहायता करने की हिम्मत की तो हम सारे पक्षी मिलकर उसे बहुत दर्दनाक सजा देंगे। जंगल के सारे पक्षी ये बात सुनकर बहुत घबरा जाते हैं। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया अकेले ही कई सारी लकड़ियाँ जमा करने लगती है। अब तक सिर्फ आधी ही लकड़ियाँ जमा हुई हैं। अभी आधी लकड़ियाँ कब जमा होंगी? कब मैं पक्षियों के लिए घर बनाऊंगी? तभी तोताराम वहाँ आता है। तू मनहूस चिड़िया, सबसे पहले मेरा घोंसला बना और मजबूत लकड़ियों से बना। बेचारे टुनटुनी चिड़िया डरते डरते तोताराम का घोंसला बनाने लगती है। टुनटुनी चिड़िया ने जितनी लकड़ियाँ जमा की थी उन सब लकड़ियों से तोताराम का घोंसला बना देती है। तोताराम, तुम्हारा ये घोंसला बनकर तैयार हो चुका है। तभी कबूतर वहाँ प्रकट होता है। तुम सब अभी तक यहीं हो? चिड़िया, चलो, मेरा घोंसला बनाना है। हाँ हाँ कबूतर भाई, बस मैं थोड़ी लकड़ियाँ जमा कर लूँ, फिर आपका भी घोंसला बना देती हूँ। मैंने जितनी लकड़ियाँ जमा की थी उन लकड़ियों में तोताराम का घोंसला बन गया। तुरंत लकड़ियाँ जमा करके मेरा घर बनाओ, वरना मैं तुम्हें मारूंगा। टुनटुनी चिड़िया उड़ते हुए जंगल से लकड़ियाँ लाने चली जाती है। काफी दिक्कतों के बावजूद टुनटुनी चिड़िया फिर से कई सारी लकड़ियाँ जमा करती है और वो गबरू कबूतर का भी घोंसला बना देती है। टुनटुनी चिड़िया इतनी थक जाती है कि उसका शरीर कांपने लगता है। यूं ही रात हो जाती है। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया मनी मन सोचने लगती है, चलो, जंगल के सारे पक्षियों के घर तो बन गए, अब सिर्फ कालू भाई का घर बचा है। चलो, अब इतनी ही लकड़ियाँ बची हैं। मैं अब कालू कौवे का घोंसला बना देती हूँ। चिड़िया बहन, आप बहुत थक गई हो, आप रहने दीजिए, मैं खुद अपना घोंसला बना लूँगा। आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। कौवे भाई, इस पूरे जंगल में केवल आप ही हो जो मेरी तकलीफ को समझते हो। आपकी इतनी दरिया दिली और हमदर्दी देखकर मुझे अपने पिता की याद आ गई। यूं ही शाम हो जाती है। सारे पक्षी अपने अपने घोंसले में रहने लगे। तभी कालू कौआ जंगल के सारे पक्षियों को एक जगह जमा करता है। क्या हुआ कौवे, तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? जंगल के सारे पक्षियों, तुम सबने कहा था उस टुनटुनी चिड़िया ने यहाँ अपना घर बनाया तो सारे पक्षियों पर मनहूसियत आ गई। पर अब तो उस टुनटुनी चिड़िया ने अपने ही हाथों से जंगल के सारे पक्षियों का घोंसला बनाया। अब तो कोई मनहूसियत नहीं आई इस जंगल पर। सारे पक्षी ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। हाँ, ये बात तो सही है कौवे भाई, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमने उस मासूम चिड़िया पर बहुत जुल्म अत्याचार किया है। हमें टुनटुनी चिड़िया से क्षमा मांगनी होगी। कहाँ है टुनटुनी चिड़िया? मैंने टुनटुनी चिड़िया पर बहुत जुल्म किया है। मैंने उसे बहुत सताया है। मैंने ही सबसे ज्यादा टुनटुनी चिड़िया को परेशान किया है। उसे मनहूस कहकर उसका कितना अपमान किया है। अगर आज मैंने टुनटुनी चिड़िया से क्षमा नहीं मांगी तो मैं अपने आप को कभी जीवन भर क्षमा नहीं कर सकूंगा। अब पछताने से क्या फायदा। टुनटुनी चिड़िया तो इस जंगल से चली गई। उसने मुझसे कहा कि अब वो दोबारा कभी यहाँ वापस नहीं आएगी। मैंने टुनटुनी चिड़िया को रोकने की कोशिश की, पर वो इस जंगल से हमेशा हमेशा के लिए चली गई है। तुम सब पक्षियों ने उस टुनटुनी चिड़िया के साथ अच्छा नहीं किया। उस मासूम चिड़िया को बहुत सताया है तुमने।
जंगल के सारे पक्षियों को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। सारे पक्षी टुनटुनी चिड़िया को तलाश करने लगते हैं, पर टुनटुनी चिड़िया का कोई पता नहीं चलता और जंगल के सारे पक्षी सदा के लिए टुनटुनी चिड़िया के गुनहगार बनकर रह गए और ये बात एक कहानी बनकर रह गई।